स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये शब्द सुनने में कितने आम लगते हैं, है ना? लेकिन इनके पीछे एक ऐसी कहानी है जो खून, उथल-पुथल और एक ऐसी क्रांति से लिखी गई थी जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। आइए चलते हैं उस कहानी में और समझते हैं फ्रांसीसी क्रांति की विरासत को। तो बात है साल 1789 की। जगह है पेरिस। हवा में एक डर है, एक गुस्सा है, एक बेचैनी है। पर सवाल ये है कि यूरोप के सबसे शानदार शहरों में से एक पेरिस आखिर आतंक की गिरफ्त में था क्यों? कहानी में मोड़ आता है एक अफवाह से। लोगों में ये बात फैल गई कि राजा लुई 16वें की सेना उन पर गोली चलाने वाली है। बस फिर क्या था? डर और गुस्से में करीब 7,000 आम लोगों ने अपनी सेना बना ली और सीधा हमला कर दिया बास्तील के किले पर, जो राजा की तानाशाही का सबसे बड़ा सिंबल था। इसी एक घटना ने क्रांति की वो आग भड़काई जो बुझने वाली नहीं थी। लेकिन हालात यहां तक पहुंचे कैसे? इस पूरी उथल-पुथल को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, उन वजहों को टटोलना होगा जिन्होंने फ्रांस को एक ऐसे ज्वालामुखी के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था जो कभी भी फट सकता था। तो कहानी शुरू होती है 1774 से, जब लुई 16वें गद्दी पर बैठे तो उन्हें तोहफे में मिला एक खाली खजाना। सालों की फजूल खर्ची और लंबे चले युद्धों ने फ्रांस पर 10 अरब लिवरे से भी ज्यादा का कर्ज चढ़ा दिया था। अब देखिए, उस वक्त का फ्रांसीसी समाज 3 हिस्सों में बटा हुआ था, जिन्हें एस्टेट्स कहते थे। पहले एस्टेट में थे चर्च के पादरी, दूसरे में थे बड़े बड़े अमीर लोग यानी कुलीन वर्ग, और तीसरा एस्टेट, उसमें थे बाकी सब, किसान, मजदूर, व्यापारी, वकील, मतलब फ्रांस की पूरी 97% जनता। और सबसे बड़ी नाइंसाफी तो ये थी कि जो पहले 2 एस्टेट थे, आबादी में बहुत कम, उनके पास देश की 60% जमीन थी, और टैक्स वो देते ही नहीं थे। सारा का सारा बोझ, देश चलाने का पूरा खर्चा तीसरे एस्टेट के कंधों पर था, जो पहले से ही पिस रहा था। उस दौर का एक कार्टून इस हालत को क्या खूब दिखाता है। इसमें लिखा था, अमीर आदमी मकड़ी है और किसान मक्खी है। मतलब साफ था, आम लोग महसूस कर रहे थे कि वो एक जाल में फंसे हैं और अमीर उनका खून चूस रहे हैं। अब सोचिए, इस सामाजिक नाइंसाफी के साथ साथ कुदरत ने भी साथ नहीं दिया। फसलें खराब हो गई और पाव रोटी जो गरीबों का पेट भरती थी, उसकी कीमतें आसमान छूने लगी। हालत ये हो गई कि लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी नामुमकिन सा हो गया था। इसे कहते हैं जीविका संकट। तो बस इन्हीं हालात में लोगों के गुस्से की एक चिंगारी ने क्रांति की आग लगा दी। सदियों पुरानी दुनिया अब टूटने और बिखरने वाली थी। 1789 का साल तो जैसे एक तूफान लेकर आया। सब कुछ इतनी तेजी से बदला कि किसी को यकीन नहीं हुआ। मई में राजा ने टैक्स बढ़ाने के लिए मीटिंग बुलाई। जून आते आते तीसरे एस्टेट ने बगावत करके खुद को नेशनल असेंबली बना दिया। जुलाई में बास्तील का किला गिरा दिया गया और अगस्त तक वो सामंती व्यवस्था जो सदियों से चली आ रही थी, उसे ही खत्म कर दिया गया। और इसी क्रांति से निकला एक ऐसा दस्तावेज जिसने इतिहास बदल दिया, मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा। इसमें पहली बार लिखा गया कि सभी इंसान जन्म से आज़ाद और बराबर हैं। इसमें आज़ादी, संपत्ति और अपनी बात कहने जैसे अधिकारों की गारंटी दी गई। ये वही विचार हैं जो आज दुनिया के ज़्यादातर लोकतंत्रों का आधार हैं। लेकिन सिर्फ कागज पर बड़े बड़े विचार लिख देना ही काफी नहीं होता है ना। अब असली संघर्ष शुरू हुआ, एक नए फ्रांस को बनाने का। सवाल ये था कि फ्रांस क्या बनेगा, राजा के अधीन एक लोकतंत्र या एक पूरी तरह से आजाद गणतंत्र। पर इन बड़े बड़े वादों में भी एक बहुत बड़ा झोल था। मनुष्य की घोषणा में नागरिक का मतलब सिर्फ पुरुष था। महिलाओं को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए। ओलिम्प दिग्गूज जैसी कई बहादुर महिलाओं ने इस दोहरेपन पर सवाल उठाया और कहा कि अगर अधिकार हैं तो सबके लिए बराबर होने चाहिए, महिलाओं के लिए भी। खैर, ये संघर्ष बढ़ता गया और फिर वो दिन आया 21 सितंबर 1792। इस दिन फ्रांस से राजशाही को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया और उसे एक गणतंत्र, एक रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। हजारों साल पुरानी राजशाही खत्म। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल था। लेकिन ये मत सोचिए कि गणतंत्र आने से सब ठीक हो गया। असल में अब क्रांति का सबसे खौफनाक, सबसे हिंसक दौर शुरू होने वाला था। एक ऐसा दौर जिसे इतिहास आतंक के राज के नाम से जानता है।
और इस दौर का सबसे बड़ा सिंबल था राजा का अंजाम। 21 जनवरी 1793 को फ्रांस के राजा लुई 16वें को, जिन्हें अब नागरिक लुई कापेट बुलाया जाता था, देशद्रोह के जुर्म में सबके सामने गिलोटिन से मौत की सजा दी गई। एक राजा की ऐसी मौत ने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया। क्रांति के अंदर से ही कुछ आवाजें उठने लगी जो इस खून खराबे के खिलाफ थीं। कैमिल डिसमोलेंस जैसे क्रांतिकारियों ने ही सवाल उठाया कि क्या अपने सभी दुश्मनों के सिर काट देना ही क्रांति का मकसद है? लेकिन दूसरी तरफ थे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जैसे लोग जो आतंक को जरूरी मानते थे। उनका मानना था कि लोकतंत्र को बचाने के लिए दुश्मनों को बेरहमी से कुचलना ही पड़ेगा। उनके लिए आतंक न्याय का ही दूसरा नाम था। और रोबेस्पियर के राज में हजारों लोगों को गणतंत्र का दुश्मन बोलकर गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। लेकिन विडंबना देखिए, जिस आतंक के राज को उसने शुरू किया, 1 साल बाद वही उसे निगल गया। जुलाई 1794 में खुद रोबेस्पियर को भी गिलोटिन से मौत दे दी गई। तो आतंक का राज खत्म हुआ, हिंसा का दौर थमा। पर अब सवाल ये था कि इतनी उथल-पुथल, इतने खून खराबे के बाद बचा क्या? इस क्रांति ने फ्रांस और दुनिया को आखिर दिया क्या? आतंक के बाद फ्रांस में एक अजीब सा खालीपन था, एक राजनीतिक अस्थिरता। और इसी खालीपन का फायदा उठाया एक आदमी ने, नेपोलियन बोनापार्ट। वो एक बहुत ही काबिल मिलिट्री जनरल था और उसने मौके को भांप लिया। 1804 में उसने क्रांति के सारे आदर्शों को ताक पर रखकर खुद को फ्रांस का सम्राट बना दिया। तो क्या इसका मतलब ये है कि क्रांति बेकार गई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। नेपोलियन आया और चला गया, लेकिन क्रांति के विचार अमर हो गए। इसने फ्रांस से सामंतवाद को जड़ से उखाड़ फेंका। इसने दुनिया को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया। और इन्हीं विचारों ने दुनिया भर में लोकतंत्र के लिए होने वाले आंदोलनों और आज़ादी की लड़ाइयों को प्रेरणा दी। और यहीं पर आकर हम आज के लिए रुकते हैं एक सवाल के साथ। जरा सोचिए, 200 साल से भी ज्यादा पहले इतनी हिंसा और अराजकता से जो विचार पैदा हुए थे, आज़ादी और बराबरी के, वो विचार आज भी हमारी दुनिया, हमारी राजनीति और हमारी जिंदगी को कैसे बदल रहे हैं? ये वो विरासत है जिसके साथ हम आज भी